अच्छा, आजकल की फिल्मों में तो सब कुछ बदल गया है। लेकिन जो पुरानी फिल्में होती थी, अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हो तो आपको याद होगा कि हर फिल्म के अंदर जितना हीरो की इम्पोर्टेंस होती थी उतना ही विलन की इम्पोर्टेंस होती थी। पहचाना मुझे? अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शेरा? एक से एक खतरनाक विलेन होते थे। अच्छा, विलेन तो दूर, विलेन के जो हेंचमैन होते थे, जो मेन विलेन होता था उसके हेंचमैन होते थे, उनकी बड़ी खतरनाक बॉडी होती थी, टावरिंग बॉडी हुआ करती थी, और वो उनका इस्तेमाल तुरुप के इक्के के तौर पे करते थे। जब हीरो को खास तरीके से उनको हमला करवाना होता था तो फिर वो उनको फिल्मों में लाते थे। उसके लिए बाकायदा एक पूरा बैकग्राउंड तैयार कराया जाता था, और उसके बाद फिर वो हेंचमैन जब आता था तो फिर क्या कहना, दर्शक अपनी सांस रोक लिया करते थे। सेठी मुझे बचाओ सेठी। नहीं बाबा नहीं, घबराने का नहीं। सब टाइम एक जैसा नहीं होता, ये सब नेचुरल मूवमेंट है। ऐसे ही एक तुरुप के इक्के की हम बात करेंगे जो खासकर बड़े विलन का हुआ करता था। उसका नाम था एमबी शेट्टी। अबे ओ गंजे, ये आंखें किसी और को दिखाना। मैं हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। शाकाल, इसकी चाल को समझो। आपको याद आ गया होगा मुत्तू बाबू शेट्टी। शेट्टी साहब ने सिर्फ 75 फिल्में तो ऐसी की थी जिसमें उनका नाम ही शेट्टी हुआ करता था। वाकई बहुत ही टावरिंग बॉडी है। उसके बाद वो बर्ड लुक लेके वो जब आते थे, और खासकर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में तो शेट्टी की उस गंजे का रोल इतना खतरनाक वो करते थे कि क्या कहने, इतना इम्पैक्ट वो डाला करते थे कि फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी और लोग उस सीन को, उस एक्शन सीन को हमेशा याद रखते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि एमबी शेट्टी साहब जो थे वो रोहित शेट्टी के फादर थे। 700 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उस फिल्म में एज ए एक्टर वो जुड़े रहे हों, एज ए फाइट एक्शन डायरेक्टर जुड़े रहे हों, फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पे उन्होंने काम किया है, लेकिन 700 फिल्मों में उन्होंने काम किया। अच्छा, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मतलब अगर आप किसी के संघर्ष की कहानी और उसका जो स्ट्रगल पीरियड है उसमें किस लगन से उसने, किस मेहनत से, किस पैशन से अपनी मंजिल को पाने के लिए काम किया हो, तो उसके उदाहरण के तौर पे आप शेट्टी साहब को देख सकते हैं। शेट्टी साहब बेंगलोर से मुंबई आए थे और वहाँ पे आने के बाद पहले उन्होंने एज अ वेटर काम किया, लेकिन उनकी जो बॉडी थी उतनी शानदार थी तो उन्होंने क्या किया कि पहले बॉडी बिल्डिंग के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, फिर वो बॉक्सिंग के उसमें गए, और फिर हीर के ज़रिए उन्होंने एक फिल्म आई थी 50s के दौर में, उससे फिर उन्होंने फिल्मों में एंट्री की। और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था, अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता वो मेरा खून कर देता। और तुम मरना नहीं चाहते थे? फाइट मास्टर, फाइट इंस्ट्रक्टर, फाइट डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और उनका जो बर्ड लुक था, जो गंजा लुक था, वो कैसे आया, इसके पीछे भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। 1967 की बात है, वो 2 फिल्मों में काम कर रहे थे। नाइट इन लंदन। दूसरी पार्टी तैयार है खरीदने को। ओके, जरूरत मेरी है, कीमत तुम्हारी ही सही। गुड, वेरी गुड। हार्बर के सामने वाले पहाड़ी के ऊपर ठीक 1 घंटे के बाद फॉर्मूला लेके पहुंच जाना। बाय बाय। और दूसरी फिल्म आ रही थी एन इवनिंग इन पेरिस। मेरे डैडी के बॉस की बेटी, मिस्टर मलिक की बेटी? तुम जानते हो उसे? नहीं, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि उनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है। दोनों ही फिल्मों के बारे में आप बखूबी जानते हैं। तो जो नाइट इन लंदन था उसमें उनका बर्ड लुक था, गंजे थे, टकले थे, उस फिल्म के अंदर विलन के तौर पे काम कर रहे थे। और दूसरी फिल्म जो थी एन इवनिंग इन पेरिस, उनमें उनको बाल रखने थे, तो बड़ा कंफ्यूजन उनके साथ हो रहा था। तो शक्तिदार जो थे, शक्ति सामंत साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने उनका जब वो गंजिया वाला लुक देखा तो उनको वो पसंद आ गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, इस फिल्म के अंदर भी तुम गंजे ही रहोगे। उसके बाद तो फिर वो जो बर्ड लुक था उनका, वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहा, कभी भी उन्होंने फिर बाल नहीं रखे। फिल्मों में जब भी शेट्टी साहब की एंट्री होती थी तो पहले मेन विलन को दिखाते थे, फिर वो अपने ख़ास आदमी को भेजा करते थे, और जब एंट्री होती थी साहब उनकी तो देखने लायक होती थी।
मैं आ गया हूं। बेटा तुम आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जाओगे। ऐसे वैसे हीरो तो उनके सामने टिकते नहीं थे। जो मुकाबला उनका होता था वो उस जमाने के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र से होता था। और धर्मेंद्र की भी शुरू में पिटाई करते थे। धर्मेंद्र पहले मार ही खाते थे कायदे से, उसके बाद फिर वो जो है बदला लेते थे। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन के साथ उनका बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना और अमिताभ बच्चन को भी वो ठोकते थे। आपको याद, अमिताभ के हमेशा यहाँ से ब्लड निकलता था और अमिताभ बच्चन हमेशा शेट्टी डॉन का, आपको वो सीन याद होगा ना, शेट्टी घूर क्यों रहा है और कितने खतरनाक दिख रहे थे उस फिल्म में। और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था, अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता वो मेरा खून करता। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने यकीन, किस्मत, पत्थर और पायल, शालीमार जैसी फिल्मों में काम किया। तो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई कल्ट फिल्में की जिनमें डॉन, द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, दीवार, ऐसे बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। शेट्टी हर फिल्म की जरूरत हुआ करते थे। इसी बीच में एक बड़ा हादसा होता है। 1980 में एक फिल्म बन रही थी। फिल्म का नाम था बॉम्बे 405 माइल्स। इस फिल्म के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, जीनत अमान जैसे बड़े स्टार थे। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के फाइट डायरेक्टर थे शेट्टी साहब। होता क्या है कि इस फिल्म में एक स्टंट मैन होते हैं, बड़ा खतरनाक वो स्टंट वहाँ पे उनको दिखाना था। बहुत रिस्की सीन था और उस सीन के अंदर एक्सीडेंट होता है और वो मंसूर नाम का लड़का मारा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो गए थे शेट्टी साहब। उनका कहना था कि ये सीन उन्होंने खासकर क्रिएट कराया था, ख़तरनाक सीन था और जो लड़के की मौत हुई है वो मेरी वजह से है। इसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में चले गए, खुद भी एक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उसके बाद से वो लगातार शराब पीते रहते थे और उस मंसूर की मौत का खुद को कारण मानते थे। यही वजह थी कि शेट्टी साहब का लीवर खराब हो गया और 23 जनवरी 1982 को सिर्फ 44 साल उनकी एज थी जब उनकी डेथ हो गई। शेट्टी साहब ने 2 शादियां की थी, दोनों पत्नियों से उनके बच्चे थे और जो उनकी दूसरी पत्नी थी उससे जो एक बेटा था वो आगे चल के बहुत बड़ा डायरेक्टर बना जिसको हिटमैन कहा जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी साहब की, जो कि हिट पे हिट देने के लिए बहुत मशहूर हैं और उनकी फिल्मों में खासकर एक्शन का तड़का होता है। यही वजह है कि वो अपने फादर, अपने वालिद, अपने पिता एम.बी. शेट्टी साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनकी फिल्मों में एक्शन का अलग ही स्पेस होता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।